नमस्कार एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम नेहा नागरानी है और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस में। तो किसी ने भी अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर द वीडियो, ताकि आप जैसे हर बच्चे को इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। ओके बच्चा लोग, अपनी अकाउंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स में हम रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर पे हैं, जिसके हमने सारे कंसेप्ट मोस्टली कंप्लीट कर लिए हैं। न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो के सम, गुडविल के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, ठीक है। अब इसके एक दो छोटे छोटे से कंसेप्ट बचे हैं जिन्हें हम आज कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हमारी नेक्स्ट 2 क्लासेस जो हैं वो इनके क्वेश्चंस पे होने वाली है, जो मैंने मार्क कर रखे हैं बस। तो ये चैप्टर एंड हो जाएगा हमारी नेक्स्ट 2 क्लासेस के बाद, ठीक है बच्चा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हेन पार्टनर रिटायर इन मिडिल ऑफ द ईयर। अब ध्यान से सुनना, जनरली रिटायरमेंट के केस में पार्टनर ईयर एंड पर ही रिटायर होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला? रिटायरमेंट के केस में पार्टनर जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ईयर एंड पे रिटायर होता है। तो उससे क्या होता है, ईयर एंड पे ही सारा प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, सारी चीजें ईयर एंड तक के लिए कैलकुलेट की जाती हैं। तो ईयर एंड पे उस रिटायर पार्टनर का जितना कैपिटल अकाउंट में बैलेंस दिखेगा उतने हम उसे पैसे दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ आती है, जब कोई पार्टनर इन दी मिडिल ऑफ द ईयर रिटायर करे, मतलब ईयर एंड के अलावा कभी भी रिटायर करे, जैसे 3 महीने बाद ही वो रिटायर हो रहा है, या 9 महीने के बाद वो रिटायर हो रहा है, या 10 महीने के बाद वो रिटायर हो रहा है, मतलब ईयर एंड नहीं आया है, मिडिल ऑफ द ईयर में रिटायर हो रहा है, तब दिक्कत आती है। और डेथ के केस में तो बेटा ऐसा हो ही हो सकता है। क्यों? क्या डेथ डिफाइन होती है हमेशा कि ईयर एंड पे ही होगी? हाँ जी, आप मुझे बताइए, डेथ ऐसे होती है कि डेथ, तुम पार्टनर हो ना, तुम्हारी डेथ ईयर एंड से पहले नहीं हो सकती। अगर मर भी है, उठो, चलो उठो, तुम्हारी डेथ ईयर एंड पे ही होगी, ऐसा आप बोल सकते हो, क्योंकि हमें अकाउंट्स ने सिखाया ही नहीं है कैलकुलेशंस मिडिल करने के लिए, हमको ईयर एंड पे सिखाएंगे। बाबा कैसे मर सकते हो तुम, चलो उठो, ईयर एंड पे मरना, ऐसे बोल सकते हो क्या आप किसी पार्टनर को? पॉसिबल है ऐसा? नहीं ना। तो अकाउंट्स को भी ये बात पता है कि अरे भाई, डेथ के केस में तो मेरा कंट्रोल है ही नहीं, रिटायरमेंट के केस में तो मैं फिर भी लिख दूंगी कि ईयर एंड से पहले कोई भी पार्टनर रिटायर नहीं हो सकता, मैं डीडीएस ही बना दूंगी। मैं पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड बनेगी, जब पार्टनर्स एक एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं, मैंने लिख दिया रिटायरमेंट ईयर एंड पे ही होगा, अगर किसी पार्टनर को छोड़ के जाना है वो ईयर एंड पे ही छोड़ के जाएगा। चलो, मैं रिटायरमेंट के केस में तो ऐसा कर भी सकती हूँ, डेथ के केस में कैसे करूंगी? मैं डीड में ये कैसे लिख सकती हूँ, किसी भी पार्टनर को मरना है तो वो ईयर एंड पे ही मरेगा, उससे पहले नहीं? पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं है ना पॉसिबल। मतलब अकाउंट्स को मिडिल ऑफ द ईयर के बारे में भी सोचना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए अकाउंट्स क्या बोलता है कि चाहे रिटायरमेंट मिडिल ऑफ द ईयर हो रही हो, चाहे डेथ मिडिल ऑफ द ईयर हो रही हो, डेथ तो कभी भी हो सकती है, हो सकता है ईयर एंड पे ही डेथ हो गई हो, इतना कोई इंसान वैसा है कि वो ईयर एंड पे ही मरा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई हो तो ईयर एंड पे ही हो गई हो। लेकिन डेथ के केस में तो कोई सर्टेनिटी है ही नहीं, मिडिल ऑफ द ईयर भी डेथ हो सकती है। मिडिल ऑफ द ईयर मतलब साल के बीच में कभी भी, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 10 महीने बाद, कभी भी 11 महीने बाद, लेकिन साल खत्म नहीं हुआ है। और रिटायरमेंट वैसे जनरली ईयर एंड पे ही होता है, जनरली। हाँ, अगर आपने डीड में स्पेसिफिकली लिखा है कि ईयर एंड पे ही होगा तो ईयर एंड पे ही करना पड़ेगा। डीड में कुछ नहीं लिखा तो जनरली पार्टनर्स प्रिफर करते हैं कि ईयर एंड पे ही हो, कैलकुलेशन इजी होता है। लेकिन हाँ, कोई पार्टनर की किसी से बनी नहीं रही, इतनी भयंकर लड़ाई होगी, वो साल के बीच में ही छोड़ के जा रहा है, तो वो भी हो सकता है। तो अब अगर मिडिल ऑफ द ईयर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, मतलब छोड़ के जा रहा है, या उसकी डेथ हो रही है, डेथ के केस में तो हमारा कंट्रोल वैसे भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अब ध्यान से सुनना, ये पूरा मैंने आपको इस चीज के लिए समझाया, ठीक है। चलो हम क्या करेंगे देख लेते हैं, हम क्या करेंगे। देखो बच्चा, ये पूरा का पूरा एंड ऑफ द ईयर है, ठीक है, ठीक है।
ये ईयर की स्टार्टिंग है, विजिबल है, ठीक है। ये ईयर की स्टार्टिंग, ये एंड। अब कोई पार्टनर अगर मान लो 8 महीने बाद रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है, या तो रिटायर या तो डेथ, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें गड़बड़ क्या होती है, गड़बड़ ये होती है स्टार्टिंग में उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा, राइट, जिसे हम ओपनिंग बैलेंस कहेंगे उस साल का। साल की स्टार्टिंग में कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका जो बैलेंस चल रहा होगा वो ओपनिंग बैलेंस होगा। अब 8 महीने के बाद उस पार्टनर की डेथ हो गई या वो रिटायर हो रहा है, कुछ भी हो, क्या हम उसको ओपनिंग बैलेंस जितने पैसे देंगे? नहीं। क्यों ओपनिंग बैलेंस जितने दोगे? 8 महीने और भी तो उस पार्टनरशिप फॉर्म में वो बंदा है। 8 महीने के पैसे उसे कौन देगा? मैम 8 महीने के क्या पैसे बनेंगे? बच्चा सुनो, पूरे साल का प्रॉफिट होता है। कभी भी प्रॉफिट के केस में एट अ पॉइंट प्रॉफिट नहीं होता है, पूरे साल का प्रॉफिट होता है, राइट। तो भाई साल के बीच में प्रॉफिट भी तो हुआ होगा, मतलब आपने 12 महीने में पूरा प्रॉफिट कमाया है, इसका मतलब आपने 8 महीने तक भी कुछ प्रॉफिट तो कमाया होगा ना, राइट। पूरे साल में आपने प्रॉफिट कमाया है, अब वो कितना प्रॉफिट है वो तो एट द एंड ऑफ द ईयर ही पता चलेगा, लेकिन वो प्रॉफिट आपने पूरे साल में कमाया है। तो 8 महीने में भी कुछ प्रॉफिट तो कमाया होगा ना, 12 महीने का प्रॉफिट है लेकिन आपने 8 महीने में भी कुछ प्रॉफिट कमाया होगा। उस प्रॉफिट पे क्या रिटायर पार्टनर या जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका हिस्सा नहीं बनता है? बनता है, पहली बात। दूसरा, उसकी कैपिटल इस फर्म में 8 महीने के लिए रही ना, साल की स्टार्टिंग से 8 महीने तक तो वो इस फर्म के अंदर है, अभी तक वो छोड़ के नहीं गया है या उसकी डेथ नहीं हुई है, तो मतलब 8 महीने हमने उसकी कैपिटल भी यूज की तो उस पर इंटरेस्ट नहीं बनता? बनता है। और मान लो उन 8 महीने में अगर इस पार्टनर ने ड्राइंग करी है तो मतलब साल की स्टार्टिंग से 8 महीने तक ये इस फर्म में है तो हो सकता है ना उस 8 महीने में इस पार्टनर ने कोई ड्राइंग करी हो, कुछ पैसे निकाले हो सकता है, हो सकता है। उसका इंटरेस्ट नहीं लोगे उससे? लेंगे, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना पड़ता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेंगे, राइट। तो हमें ये सारी चीजों का एडजस्टमेंट करना पड़ता है उसके ओपनिंग बैलेंस में। और हम रीवैल्यूएशन भी कैसे देखते हैं? हम रीवैल्यूएशन के केस में भी ये देखते हैं जिस दिन पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिस दिन पार्टनर की डेथ हो रही है उस दिन असेट या लाइबिलिटी की करंट वैल्यू, मतलब आज की वैल्यू क्या है, आज मतलब जिस दिन एट द डेट ऑफ पार्टनर रिटायरमेंट या एट द डेट ऑफ पार्टनर डेथ, ठीक है, क्लियर। एक और कंफ्यूजन दूर करती हूँ बच्चा, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये इंटरेस्ट उसके लेट पेमेंट के लिए नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने साल की स्टार्टिंग मतलब पिछले साल के एंड में रिटायर करा हो और हमने 8 महीने उसकी पेमेंट लेट करी हो, ये वो इंटरेस्ट नहीं है। ये वो इंटरेस्ट है कि भाई वो साल के मिडिल में रिटायर हो रहा है। देखो दोनों में फर्क है, साल की स्टार्टिंग मतलब पिछले साल का एंड, पिछले साल के एंड में कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, आपने उसको उस दिन पेमेंट नहीं करा, ठीक है, 8 महीने बाद पेमेंट करा है, तो अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा तो आपको उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये मैंने पॉइंट प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझाया है, देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात मैं कर रही हूँ वो इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पिछले साल के एंड वो पार्टनर रिटायर नहीं हुआ है और उसकी डेथ नहीं हुई है, अगला साल नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया है, उस दिन वो पार्टनर ने उस साल को 8 महीने और रहा है फर्म में, अब 8 महीने वो और रहा है और उसके बाद इस पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है या उस पार्टनर की डेथ हो रही है, तो आपने 8 महीने और इस पार्टनर की कैपिटल को यूज किया है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है।
अब 8 महीने बाद इस दिन ये पार्टनर रिटायर हुआ या इसकी डेथ हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद इसका पेमेंट आप कब कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि लेट पेमेंट का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा कि नहीं। अगर इसी दिन पेमेंट कर दिया, ये डॉट देखो, तो कोई दिक्कत नहीं करा और पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा, मतलब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन ये कौन सा इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट। ये कौन सा इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कोई पार्टनर जो है वो साल के एंड में रिटायर नहीं हो रहा है, उसकी डेथ नहीं हो रही है, साल के बीच में वो रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है। तो साल की स्टार्टिंग से लेकर जिस दिन वो रिटायर हो रहा है या जिस दिन उसकी डेथ हो रही है तब तक का इंटरेस्ट उसे मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। और जिस दिन कोई पार्टनर रिटायर हुआ या उसकी डेथ हुई तब से लेकर आप उसको पेमेंट कब कर रहे हो उसका इंटरेस्ट हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट। और ये डिपेंड करता है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा है तो उस हिसाब से, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वैसे, जो हम प्रीवियस क्लास में अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। क्योंकि अगर साल के एंड में कोई पार्टनर रिटायर होगा तब तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि साल के एंड में सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट सबकी कैलकुलेशन होती है। गड़बड़ी यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि मिडिल ऑफ द ईयर पार्टनर रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है, मतलब ईयर एंड को छोड़ के कभी भी साल के बीच में किसी पार्टनर की डेथ हो जा रही है या वो रिटायर हो जा रहा है। और मोस्टली ये चीज डेथ के केस में ही होगी, क्योंकि रिटायरमेंट के केस में पार्टनर्स भी समझदार होते हैं, वो ईयर एंड पे ही रिटायर होंगे। लेकिन मोस्टली ये केस डेथ के केस में होगी, क्योंकि डेथ में हमारा कंट्रोल नहीं रहता कि डेथ कब होनी है, तो वो साल के बीच में भी हो ही सकती है। क्लियर? ओके, चलो 1 सेकेंड। आ जाओ जी। इस केस में ट्रीटमेंट कैसे होगा? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप इजीली निकाल दोगे, जितना ओपनिंग बैलेंस है 8 महीने तक आपने पैसा यूज किया, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है उस रेट से 8 महीने का इंटरेस्ट निकाल दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आप इजीली निकाल दोगे, जितनी ड्राइंग्स हैं उस पर जो ड्राइंग का इंटरेस्ट रेट है उससे ड्राइंग का इंटरेस्ट निकल जाएगा, ये तो इजी है। प्रॉफिट का कैसे कैलकुलेशन होगा साल के बीच का? अब देखो, ये बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट कैलकुलेशन में पूरा देखना पड़ेगा, 8 महीने में हमारी कितनी सेल्स हुई है, कितना एक्सपेंस हुआ है, सब कुछ अलग करके हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वैसे हम ये सब कुछ ईयर एंड पर करते हैं और फाइनल प्रॉफिट बताते हैं। अब वो सब कुछ हमें मिडिल ऑफ द ईयर 8 महीने बाद करना पड़ेगा और साल के एंड में तो करना ही करना पड़ेगा। तो इतने कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने के लिए हमें क्या बोला गया है कि ये जो साल के मिडिल का प्रॉफिट है, मतलब ये 8 महीने का प्रॉफिट है, इसे आप कैसे लो इसे? सिंपल 3 तरीके दिए हुए हैं। अब इन 3 तरीकों में से कौन सा तरीका लग रहा है आपको क्वेश्चन में क्लियरली दिया होगा, वो क्या बोलेंगे? जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है ना वो ही ले लो। मतलब हम ये मानेंगे कि पिछले साल का ही प्रॉफिट इस साल होने वाला है, तो मतलब वो ही इस साल का प्रॉफिट है। अब वो प्रॉफिट तो 12 महीने का है, तो 8 महीने का प्रॉफिट निकालो, फिर उसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकालो, या जिसकी डेथ हो रही है शेयर निकालो। या हम क्या बोलेंगे कि एवरेज प्रॉफिट कर लो। देखो ध्यान से, लास्ट ईयर मान लो है 30,000 का प्रॉफिट, ठीक है। तो हम ये मानेंगे कि इस साल भी, ये क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिया होगा कि आपको क्या लेना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो हम ये मानेंगे कि 30,000 का प्रॉफिट है, इस साल भी 30,000 का ही है, पर ये 30,000 का प्रॉफिट तो 12 महीने का है ना, तो हम पहले 8 महीने का निकालेंगे, जिस दिन पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी डेथ हो रही है, 8 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लो, ये बहुत इजी है। 30,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 12, 20,000 आ रहा है, मतलब 8 महीने का प्रॉफिट है 20,000। अब इसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है मान लो उसका शेयर है 1/3। कितना शेयर है? 1/3। तो इस 20,000 में 1/3 कर लो, दैट इज
6667 6666.7 लिख लो, ठीक है। सिंपल, ये है उसका शेयर। ऐसे कर सकते हो आप। क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई ना कोई तरीका दिया होगा, या आप क्या कर सकते हो, एवरेज प्रॉफिट ले लो। एवरेज प्रॉफिट ले लो का क्या मतलब है, एवरेज प्रॉफिट ले लो का मतलब है क्वेश्चन में ही दिया होगा कि हमें पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दिए होंगे, या जितने भी साल, 4 साल 5 साल, ये एग्जाम्पल के लिए मैं 3 साल ले रही हूँ, पिछले कितने सालों के प्रॉफिट का एवरेज करना है हमें क्वेश्चन में क्लियरली दिया होगा। और कौन सा एवरेज करना है, सिंपल एवरेज करना है, वेटेड एवरेज करना है, ये भी क्वेश्चन में ही दिया होगा। और नहीं दिया तो सिंपल एवरेज करते हैं, ठीक है। तो अगर 3 साल का प्रॉफिट दिया है, मान लो कितना प्रॉफिट दिया है, 10,000, 20,000, 40,000, हम बोलेंगे एवरेज 3 साल का प्रॉफिट जो आएगा वो ही इस साल का प्रॉफिट होगा। कर लो एवरेज, 30 प्लस 40 70,000 डिवाइड बाय 3 कितना आता है बच्चा, ये आता है 23,333। ये है इस साल का प्रॉफिट, पर ये तो पूरे 12 महीने का है, क्योंकि ये तीनों साल के प्रॉफिट 12 महीने के ही है ना। एवरेज करो मतलब पहले 8 महीने का प्रॉफिट निकालो और उसमें उसका शेयर कितना है, 1/3, तो वो निकालो। बस कर लो ये कैलकुलेशन, 8 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 3, ये आ रहा है समवॉट 5185 अप्रोक्सीमेटली। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब थर्ड है सेल्स के बेसिस पे, मतलब ध्यान से सुनना, ये बच्चा आपको क्लियरली सब कुछ दिया होगा, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, कौन सा मेथड यूज करना है आपको दिया होगा, ठीक है। सेल्स के बेसिस पे कैसे, वो देंगे पिछले साल, मान लो आपकी 10 लाख की सेल थी तो उस पे आपको 1 लाख का प्रॉफिट था, ठीक है। और अभी तक मतलब 8 महीने में आप 4 लाख की सेल कर चुके हो, तो कितना प्रॉफिट होएगा। सिंपल, हम कैसे करेंगे, 1 लाख का प्रॉफिट है 10 लाख की सेल पे, तो 4 लाख की सेल पे कितना प्रॉफिट होना चाहिए, कर लीजिए, फटाफट से कर लीजिए, मेरे साथ सॉल्व कीजिए सभी के सभी। 40,000 आ रहा है, 40,000। अब ट्विस्ट, इसमें 8/12 मत कर देना, क्यों बच्चा, 10 लाख की सेल पे 1 लाख का प्रॉफिट है, पिछले पूरे साल आपने 10 लाख की सेल की, उस पे आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। मैंने इस बार सेल ही 8 महीने की बताई है, तो मतलब ये प्रॉफिट भी 8 ही महीने का है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, अभी तक की सेल, मतलब 8 महीने की सेल 4 लाख है, तो प्रॉफिट जो उससे निकला वो भी तो 8 महीने का ही आएगा। और अब ये सेल के बेसिस पे करना है, ये क्वेश्चन में दिया होगा, तो 40,000 का प्रॉफिट आ गया अगेन, लेकिन उसका शेयर तो 1/3 है ना, तो उसका शेयर आया 13,333 अप्रोक्सीमेटली। सिंपल, बस यही करते हैं, ठीक है। 1 मिनट में वापस से रिकैप करा देती हूँ, आप लोग आ जाइए बच्चा, सब लोग आ जाइए, 1 सेकेंड। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला जनरली पार्टनर ईयर एंड पे रिटायर होता है, लेकिन अगर कोई पार्टनर मिडिल ऑफ द ईयर रिटायर हो रहा हो तो, और डेथ में तो ऐसा कंपलसरी है ही नहीं कि ईयर एंड पे ही हो, कभी भी हो सकती है। अब तो क्या होगा, तो गड़बड़ ये होती है कि क्या होगा, एक तो साल के मिडिल में रिटायर कर रहा है, तो साल की स्टार्टिंग से लेकर जिस दिन रिटायर हो रहा है या जिस दिन डेथ हो रही है उस दिन तक का प्रॉफिट भी उसे मिलना है, क्योंकि साल की स्टार्टिंग में उसके कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस चल रहा है, उतना पैसा थोड़ी ना देंगे उसे, और भी पैसा मिलना है। किस चीज का, साल की स्टार्टिंग से जिस डेट पर वो रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है उस दिन तक का प्रॉफिट, उस दिन तक हमने उसका कैपिटल यूज करा है तो उस पर इंटरेस्ट, अगर उसके बीच में उसने कोई ड्रॉइंग करी है तो उसका इंटरेस्ट उससे लेंगे। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिफरेंट है इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट से। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट होता है कि जिस दिन पार्टनर रिटायर हुआ या उसकी डेथ हुई उस दिन से आप उसे एक्चुअली में कब पेमेंट कर रहे हो। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकलेगा, और अगर पार्टनरशिप डीड में भी लिखा है कि हम लेट पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट देंगे तो उस हिसाब से निकाल दो, उसे इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम इजिली निकाल देंगे, स्टार्टिंग का जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है 8 महीने अगर यूज किया है कैपिटल तो 8 महीने का इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी
ड्राइंग कितनी करी 8 महीने में, रेट ऑफ ड्राइंग का इंटरेस्ट दिया रहता है, उस हिसाब से निकल जाएगा। प्रॉफिट में आती है दिक्कत कि हमें पूरे 8 महीने में देखना पड़ेगा कितने खर्चे हैं, कितनी इनकम आई, कितनी सेल्स किया, कितना परचेजेस किया, सब कुछ बाइफरगेट करके 8 महीने का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब वो टफ हो जाता है, तो इसके लिए हमें सिंपल सॉल्यूशन अकाउंट ने दे दिया है क्या कि आप इन तीनों मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हो। कौन सा यूज करना है आपको क्वेश्चन में दिया होगा। क्वेश्चन बोल सकता है इस साल का प्रॉफिट विल बी सेम एज लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो मान लो पिछले साल 30,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो इस साल भी 30,000 का प्रॉफिट पड़िए, पूरे साल का है। रिटायर हो रहा है पार्टनर 8 मंथ में, मतलब उसे तो 8 महीने के प्रॉफिट में ही हिस्सा मिलेगा ना। हाँ तो ठीक है, 8 महीने के प्रॉफिट में उसे हिस्सा मिल गया। सिंपल, हमने 8 महीने के प्रॉफिट का निकाल दिया, 30,000 का 8/12, अब उसमें उसका शेयर 1/3 है वो निकाल दिया। अगर ये लिखा है कि एवरेज प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, मतलब पिछले, अब वो एवरेज कितने साल का लेना है वो दिया हुआ है कि पिछले 3 साल के प्रॉफिट का जो एवरेज है वो इस साल का प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो 10,000, 20,000, 40,000 3 साल का प्रॉफिट था, उसका एवरेज आया 23,333। अब ये पूरे साल का है, क्योंकि एवरेज मतलब हर साल का प्रॉफिट दिया है। 8 महीने का प्रॉफिट निकालो, उसमें उसका शेयर 1/3 5185 आया। अब अगर क्वेश्चन में दिया है नहीं, प्रॉफिट सेल बेस पे निकालो। सेल बेस पे कैसे कि सेल जितनी करी है उसका प्रॉफिट निकालो। तो कैसे निकालेंगे, 10 लाख की अगर पिछले साल सेल की है जिस पर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, और इस बार 8 महीने में उसने 4 लाख की सेल की है, तो कितना प्रॉफिट होगा 40,000 हमने निकाला है। अब ये 8 महीने का ही प्रॉफिट है, क्योंकि सेल भी 8 महीने की दी है, अभी तक की ही दी है। 8 महीने में एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो सकता है। ठीक है, तो 40,000, इसमें 8/12 नहीं करने वाले, क्योंकि ये प्रॉफिट 8 महीने का है, लेकिन उसका शेयर तो करोगे ना। उसका शेयर आया 1/3, दैट इज 13,333। क्लियर, चंगा, सबको समझ आया बस। तो मतलब सेल बेस पे करना है, एवरेज प्रॉफिट बेस पे करना है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट बेस पे करना है, आपको क्लियरली क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जी इसकी एंट्रीज पे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। ठीक है, अब एंट्रीज को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आप सबके सामने लूंगी, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसका प्रीवियस एग्जाम्पल से कोई नाता नहीं है, ये हम एक न्यू एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, ओके, देखो ये पूरा ईयर है साल के। अब इसके अंदर अंबानी जी, रतन टाटा जी एंड एलन मस्क जी, ये 3 पार्टनर्स हैं। अंबानी जी, टाटा जी, एलन मस्क जी, ये 3 पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:1:1 इक्वल है। ठीक है, अब ये साल का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, विजिबल है सबको। ठीक है, अब क्या हुआ, 6 महीने ले लेते हैं। 6 महीने बाद टाटा जी इस फर्म से हो जाते हैं रिटायर, उन्हें छोड़ना है, उन्हें नहीं समझ आ रहा, तो वो रिटायर होना चाहते हैं। ठीक है, हो जाइए जी रिटायर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिकॉज ये मिडिल ऑफ द ईयर है, हमें सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। मेन कैलकुलेशन तो हमारा प्रॉफिट का ही है, वो हमने सीख लिया। अब एंट्रीज देखो कि कैसे होती हैं। ठीक है, देखो जी मिडिल ऑफ द ईयर है, अब ईयर एंड तक, पूरे ईयर एंड तक कौन रहा, अंबानी जी रहे और एलन मस्क जी रहे। इसमें उन्होंने टाटा जी का शेयर कैसे एक्वायर किया है मैंने नहीं दिया, न्यू रेशियो भी मैंने नहीं दिया। तो क्या होता है, अंबानी जी और एलन मस्क जी आपस में पहले जिस तरीके से प्रॉफिट बांटते थे वो ही आएगा न्यू रेशियो, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अंबानी जी और एलन मस्क जी आपस में 1:1 में बांटते थे, तो जो न्यू रेशियो है वो 1:1 का है, सिंपल। और इस केस में आपका गेनिंग रेशियो भी 1:1 का ही रहेगा। ओके, क्लियर। क्योंकि जब नहीं दिया होता तो न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो भी बराबर होता है, और आपस में वो जैसे पहले प्रॉफिट बांट रहे थे वो ही होता है, तो दैट इज 1:1। क्लियर है इतनी सी बात, इतना सबको समझ में आया। ठीक है, अब आ जाओ आगे, एंट्रीज के लिए मैं ये सब ले रही हूं। ठीक है,
पूरे साल का प्रॉफिट बच्चा आया 30,000, ठीक है मैम 30,000, हाँ जी। अब ये थर्ड एंट्री है हमारी, लेकिन अब देखो पूरा सब लोग पूरा ध्यान देंगे, ठीक है। साल के एंड में 30,000 का प्रॉफिट आया, पूरे साल का प्रॉफिट है ये किन में बटेगा? अंबानी जी और एलन मस्क जी में, ठीक है। सेकेंड एंट्री है, सॉरी ये उल्टी सीधी एंट्रीज लिख रही हूं पूरा ऑर्डर समझाने के लिए, ध्यान से समझना, ठीक है। प्रॉफिट बटेगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट कैसे बटेगा जी, मुझे इतना बताइए कि कैसे बटेगा प्रॉफिट। हम लिखेंगे 30,000 का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। रेशियो क्या है? 1:1, मतलब इक्वल। एंट्री क्या हो जाएगी? नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट 30,000 टू अंबानी कैपिटल, मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, टू एलन मस्क कैपिटल। आपको ये एंट्रीज आती हैं, मैं जो लॉजिक समझाने की कोशिश कर रही हूं मैंने उसके लिए ये एग्जांपल दिया है, ठीक है। ऐसा हम कर देंगे, ईयर एंड पर हमारी ये एंट्री होगी, होगी कि नहीं होगी? फर्स्ट ही लिखो इसको, पूरा सीक्वेंस समझा रही हूं अच्छे से। होगी ईयर एंड पे ये एंट्री? होगी जी, होगी, होगी ना मैम। अब मेरी बात सुनना, ये 6 महीने में एलन मस्क जी और अंबानी जी भी थे और टाटा जी भी तो थे, तो टाटा जी का भी 6 महीने का प्रॉफिट में हिस्सा है। मान लो 6 महीने के प्रॉफिट में टाटा जी का हिस्सा है 3,000, ये टाटा जी का हिस्सा है। फाइनल शेयर मैंने निकाल दिया। 6 महीने का प्रॉफिट जो आपने 3 मेथड अभी सीखे उससे आपने निकाला, उसमें टाटा जी का शेयर आपने निकाला, वो आ रहा है 3,000, ठीक है, ठीक है। अब आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? क्यों? पूरे साल का प्रॉफिट 30,000 है, आपने उसे अंबानी जी और एलन मस्क जी में बांट दिया, लेकिन उस 30,000 में से ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है, 3,000 हिस्सा तो टाटा जी का है, टाटा जी का है ना, वो भी मिल गया अंबानी जी और एलन मस्क जी को। गलत हुआ ना? गलत हुआ कि नहीं हुआ? 6 महीने का जितना प्रॉफिट है उसमें टाटा जी का जो हिस्सा है, टाटा जी का जो हिस्सा है वो 3,000 आ रहा है। मान लो मैंने जो बेस निकाला, जो मैंने 3 मेथड दिखे उसमें से वन ऑफ द बेस से मैंने निकाला कि 6 महीने का प्रॉफिट 9,000 है, तो उसका 1/3, क्योंकि तीनों इक्वल पार्टनर है, 3,000 आएगा। मतलब 3,000 हिस्सा किसका है? टाटा जी का। मतलब पूरे साल का प्रॉफिट कितना है? 30,000, उसमें 3,000 का हिस्सा किसका है? टाटा जी का, ठीक है। लेकिन ये पूरे के पूरे 30,000 बढ़ गए हैं ईयर एंड पे अंबानी जी और एलन मस्क जी को, राइट? क्योंकि नेट प्रॉफिट हमें 30,000 दिखा, हमने सीधा उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा, पर गलत है ना, ये 3,000 इन्हें नहीं मिलने चाहिए थे, 27,000 बटने चाहिए थे। 3,000 टाटा जी के हैं क्योंकि वो ईयर के मिडिल में रिटायर हो रहे हैं, है कि नहीं है? अब देखो क्या होता है, जिस दिन टाटा जी रिटायर हो रहे हैं, जिस दिन टाटा जी रिटायर हो रहे हैं, 3,000 उनके कैपिटल में और जाएंगे, किस नाम के? प्रॉफिट के नाम के, क्योंकि वो साल के बीच में रिटायर हो रहे हैं, तो उनका 3,000 रुपए प्रॉफिट नाम से उनके कैपिटल में जाएंगे। राइट और रॉन्ग? राइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टाटा का कैपिटल हमने 3,000 से क्रेडिट कर दिया, ठीक है। टाटा के कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा होगा, उसमें हमने 3,000 उनका प्रॉफिट का हिस्सा, प्रॉफिट का हिस्सा कहाँ जाता है? पार्टनर के कैपिटल में, वहां डाल दिया, तो अब टाटा का कैपिटल, टाटा जी का कैपिटल सॉरी 3,000 से बढ़ गया, ठीक है। वही होना चाहिए था क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा उनका है वो। डेबिट किसको करें? डेबिट किसको करें? पीएनएल को नहीं कर सकते, क्योंकि पीएनएल को तब करेंगे जब पूरे साल का प्रॉफिट आ जाए। ये तो मिडिल ऑफ द ईयर रिटायर हो रहे हैं, है तो प्रॉफिट का ही हिस्सा, लेकिन पीएनएल को डेबिट नहीं कर सकते, पीएनएल को डेबिट नहीं कर सकते। अच्छा, अब क्या करें भाई, अब क्या करें? तो हमने एक नया अकाउंट देखा, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, डेबिट 3,000, सिंपल।
टू टाटा कैपिटल 3000, क्योंकि टाटा जी के तो कैपिटल में ही जाएंगे 3000 रुपए, पर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि ये अकाउंट ही अभी तक नहीं बना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ईयर एंड पे पूरा बनेगा ना, इसलिए हमने एक नया अकाउंट P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दिया। ठीक है, तो मैंने बोला ये होती है हमारी फर्स्ट एंट्री। मैंने बोला था ना सीक्वेंस चेंज करूंगी मैं, ये होती है हमारी फर्स्ट एंट्री। अब देखो बच्चा, ईयर एंड पे आप करोगे ये एंट्री, करोगे करोगे करोगे, आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रही इसमें? थर्ड एंट्री अपने आप बताओ। हमने 30,000 का प्रॉफिट अंबानी जी और एलन मस्क जी में बांट दिया, जबकि उसमें से 3,000 तो टाटा जी का है। 27,000 बटना चाहिए था, 30,000 बट गया, मतलब अंबानी जी और एलन मस्क जी का कैपिटल ज्यादा क्रेडिट हो गया है। तो क्या होना चाहिए? डेबिट। कितने से? 3,000 से। और ये P&L सस्पेंस अकाउंट को भी हम ईयर एंड पे खत्म कर देंगे। तो हम एंट्री क्या करेंगे? अंबानी जी कैपिटल, एलन मस्क जी कैपिटल टू P&L सस्पेंस 3,000। मैम अब अंबानी जी और एलन मस्क जी में कितना कितना आएगा? भाई साहब मुझे एक बात बताना, ईयर एंड पे जो प्रॉफिट बट रहा है इनको, तो वो कैसे बट रहा होगा? उनके न्यू रेशियो में। मतलब ये जो टाटा जी के 3,000 ये अंबानी जी और एलन मस्क जी ने हड़प लिए हैं, वो कैसे हड़पे होंगे? जिस रेशियो में उन्होंने टाटा जी का शेयर एक्वायर किया, जिस रेशियो में उन्होंने टाटा जी का शेयर एक्वायर किया, तो जिस रेशियो में अंबानी जी और एलन मस्क जी ने टाटा जी का शेयर एक्वायर किया, उसी रेशियो में तो ये सारा प्रॉफिट बटा है। मतलब न्यू रेशियो कैसे आता है? ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर्ड शेयर। मतलब ये 3,000 भी इन्हें कैसे मिले होंगे? ये 3,000 में 3,000 टाटा जी का हिस्सा है। ध्यान से, ये 3,000 टाटा जी का हिस्सा है जो अंबानी जी और एलन मस्क जी ने आपस में बांट लिया है। किस रेशियो में बांटा होगा? जिस रेशियो में उन्होंने इनका शेयर एक्वायर करा। अंबानी जी ने टाटा जी का जितना शेयर लिया, मतलब 3,000 का प्रॉफिट जो टाटा जी का है, उसमें अंबानी जी ने कितना प्रॉफिट लिया होगा? जितना उन्होंने टाटा जी का शेयर एक्वायर किया। आई रिपीट, 3,000 का शेयर जो टाटा जी का है, वो उसमें से अंबानी जी ने कितना प्रॉफिट लिया होगा? उतना प्रॉफिट जितना उन्होंने टाटा जी का शेयर एक्वायर किया, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रॉफिट टाटा जी का है। तो उसमें से अंबानी जी ने कितना ले लिया? जितना उन्होंने टाटा जी का शेयर एक्वायर किया। और एलन मस्क जी ने कितना लिया होगा? जितना उन्होंने टाटा जी का शेयर एक्वायर किया है। अब इस रेशियो को क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशियो। जिस रेशियो में कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एक्वायर करते हैं। तो जो रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर है, अपने 27,000 तो इन्होंने न्यू रेशियो में ही बांटे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो टाटा जी के 3,000 है, 3,000 है, ठीक है, टाटा जी के 3,000 है, ये भी इन्होंने आपस में बांट लिए। ये प्योरली टाटा जी का शेयर है, प्योरली टाटा जी का शेयर। ठीक है, ये 3,000 इन्होंने आपस में कैसे बांटे होंगे? कितना कितना ले लिया है? जितना इन्होंने शेयर एक्वायर करा, जितना इन्होंने शेयर एक्वायर करा, और उसे क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशियो। इधर इस केस में गेनिंग रेशियो भी 1:1 का है। ठीक है, तो मतलब अंबानी जी और एलन मस्क जी, आपने जो ये टाटा जी के 3,000 ले लिए ना, उनको आपको नहीं मिलने। क्यों? क्योंकि तब तक टाटा जी थे। ये 3,000 टाटा जी के हैं, ये उन्हीं को मिलेंगे। तो आपका अकाउंट ज्यादा क्रेडिट हो गया है, क्योंकि आपको पूरे 30,000 से हमने क्रेडिट करा है, जबकि आपको सिर्फ 27,000 से क्रेडिट करना चाहिए था। 3,000 आपको नहीं मिलने चाहिए थे। राइट? ठीक है, वो बोलेंगे ठीक है, हमें क्या दिक्कत है। अब गेनिंग रेशियो क्या है? 1:1, मतलब इनका कैपिटल 1,500 से हो जाएगा डेबिट। 1 मिनट में रिपीट कर दूं, मैंने क्या बोला? पूरे साल का प्रॉफिट है 30,000। हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, हमारा न्यू रेशियो 1:1 है, गेनिंग रेशियो भी 1:1 है। सिंपल। अब क्या हुआ?
मिडिल ऑफ द ईयर मतलब 6 महीने बाद अंबानी जी, टाटा जी, एलन मस्क जी, 3 पार्टनर, उसमें टाटा जी रिटायर हो रहे हैं और 6 महीने के प्रॉफिट में टाटा जी का हिस्सा बनता है 3000। वो उनके कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए, जाना ही चाहिए क्योंकि वो उन्हीं का हिस्सा है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हमने क्या करी, टाटा के कैपिटल, टाटा जी के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट किसको करें, पीएनएल को डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक पीएनएल अकाउंट बना ही नहीं है। ईयर के एंड में पीएनएल अकाउंट बनता है ना। ठीक है, हमने पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया जी, डेबिट। ठीक है, फिर साल का एंड आया, साल के एंड में हमने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, हमें 30,000 का प्रॉफिट दिखा। न्यू रेशियो क्या है, 1:1। अंबानी जी और एलन मस्क जी को बांट दिया। ठीक है, बांट दिया, लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि अंबानी जी और एलन मस्क जी को ज्यादा पैसे मिल गए। उनको 27,000 ही मिलने चाहिए थे, 3,000 तो टाटा जी के हैं, वो हम उन्होंने दे दिए हैं। अब हम क्या करें, इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा पैसे मिले हैं। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, क्योंकि ये 3,000 इनको किस रेशियो में मिले होंगे, जिस रेशियो में इन्होंने टाटा जी का शेयर एक्वायर किया है। देखो ये 3,000 है किसके, टाटा जी के, जो अंबानी जी और एलन मस्क जी ने हड़प लिए हैं। कैसे हड़पे होंगे, जिस रेशियो में उन्होंने टाटा जी का शेयर एक्वायर किया है। इस केस में वो क्या है, 1:1 मतलब इक्वल। तो इनके कैपिटल को गेनिंग रेशियो से डेबिट कर दो, सिंपल। तो अब इनका कैपिटल सही हो गया, इनका कैपिटल सही हो गया, जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था उतना ही मिलेगा। ठीक है, मैं बताऊं, देख लो, इनको 27,000 मिलने चाहिए थे, 27,000 में इनका कैपिटल 13,500 क्रेडिट होता, 15,000 क्रेडिट, 1,500 डेबिट। देख लो 13,500 ही आएगा, जितना क्रेडिट होना चाहिए तो अब तक हो गया ना। ठीक है, अब ये याद रखना, ये एंट्री जो है वो 6 महीने बाद की है, जिस दिन टाटा जी रिटायर हो रहे हैं, और ये वाली एंट्री ईयर एंड पे होगी जिस दिन फाइनल प्रॉफिट आया है, और ये वाली एंट्री भी ईयर एंड पे ही होगी। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो इन एंट्रीज के टाइमिंग तो अलग है। ये 6 महीने बाद की एंट्री है, ये वाली एंट्री ईयर एंड पे है, क्योंकि हमें फाइनल प्रॉफिट कितना है वो तो ईयर एंड पे ही पता चलेगा ना। ठीक है, लेकिन एंट्री तो ये भी ईयर एंड पे ही होती है, लेकिन हम इसे 6 महीने बाद भी तो कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें टाटा जी का जितना हिस्सा बनता है वो तो पता ही है, और वो पार्टनर्स कैसे एक्वायर करने वाले हैं, जिस रेशियो में वो शेयर एक्वायर करें हमें ये भी पता है। भले ये एंट्री तो ईयर एंड पे ही होगी क्योंकि हमें पूरे साल का प्रॉफिट तो ईयर एंड पे ही पता चलेगा, लेकिन ये वाली एंट्री तो 6 महीने बाद भी हो सकती है ना, क्योंकि हमें टाटा जी का कितना शेयर बनता है पता है, उसे अंबानी जी और एलन मस्क जी कैसे एक्वायर करने वाले हैं वो भी पता है, क्योंकि हमें पता है कि गेनिंग रेशियो क्या है, जिस रेशियो में वो टाटा जी का शेयर एक्वायर कर रहे हैं उसी रेशियो में तो वो टाटा जी के प्रॉफिट का शेयर ले रहे हैं। 3,000 रुपए उसी शेयर में तो लेंगे जिस रेशियो में वो टाटा जी का शेयर एक्वायर कर रहे हैं, तो उनका शेयर ही तो आ रहा है ये 3,000। ठीक है, पर ये मिलना टाटा जी को ही चाहिए क्योंकि वो 6 महीने तक हैं, गए नहीं अभी तक, तो ये एंट्री 6 महीने बाद भी हो सकती है। अगर ये एंट्री 6 महीने बाद होगी तो आप देखो, पीएनएल सस्पेंस टू टाटा कैपिटल, अंबानी एलन मस्क टू पीएनएल सस्पेंस, इसको कंबाइन नहीं कर सकते, ये डेबिट ये क्रेडिट कट जाएगा। कंबाइन एंट्री क्या होगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, टू रिटायर पार्टनर या डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का आएगा गेनिंग रेशियो, ये याद रखना। ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टनर भी, मैंने बताया था गुडविल में भी, वो कुछ एक्वायर तो कर नहीं रहा बल्कि अपना थोड़ा सा शेयर सेल ही कर रहा है, तो उसका अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। फिर डेबिट उस पार्टनर का अकाउंट होगा जिसने शेयर एक्वायर करा, सिंपल। ठीक है, तो उन पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट कर रहे हैं जो शेयर एक्वायर कर रहे हैं, जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। शेयर एक्वायर मतलब रिटायर पार्टनर के शेयर को खुद हड़प ले रहे हैं, लेकिन भाई वो 3,000 तुमने गलत हड़पे हैं भाई, वो टाटा जी के ही हैं, इसलिए इनके अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। क्लियर है बच्चा सबको? ठीक है, अब मैंने इतना समझाया है, क्वेश्चन देखना आपको कितने इजी मिलेंगे।
इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैम इतने बच्चों जैसे क्वेश्चन है, पर मुझे तो बेटा लॉजिक पूरा समझाना था ना। क्वेश्चन आपको ऐसे बच्चों जैसे मिलेंगे, बहुत इजी, बहुत ही इजी। ठीक है, अब देखो सेकंड टॉपिक समझ लो। मैंने आपको बताया था जो भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है, जिस दिन वो रिटायर हो रहा है या जिस दिन उसकी डेथ हो रही है, हमें पेमेंट करना पड़ता है। कैसे होता है पेमेंट? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो। अगर कुछ नहीं लिखा है तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। ठीक है, अब जिस दिन अगर आपने इमीडिएटली पेमेंट कर दिया तो आप क्या करोगे? उस रिटायर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, राइट? या अगर डेथ हो रही है तो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। अकाउंट तो आपको खत्म करना पड़ेगा ना, और रिटायर पार्टनर को तो आप पैसे दे दोगे, और डेथ जिसकी हो रही है उस पार्टनर के सारा पैसा आप उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डालोगे। ठीक है, फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि आप पेमेंट एग्जीक्यूटर को करते हो टू कैश। सिंपल, इतना क्लियर? बहुत सिंपल एंट्री है। मान लो अगर आपने रिटायर पार्टनर को पैसे नहीं दिए तो आप कहाँ डालोगे? उसके लोन अकाउंट में। सिंपल। देखो बच्चा, रिटायर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट टू कैश, ये एंट्री होगी। डेथ हो रही है तो डेथ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट टू कैश, क्योंकि हम डेथ के केस में उसके लीगल एग्जीक्यूटर को पेमेंट करते हैं। ठीक है, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो ये जो रिटायर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो आपको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो पार्टनर नहीं रहा। अब वो पार्टनर नहीं रहा तो उसका कैपिटल अकाउंट नहीं दिख सकता, लेकिन अभी तक पेमेंट तो किया नहीं है, तो इट इज जस्ट लाइक लोन। तो हम उसे डालेंगे रिटायर पार्टनर लोन अकाउंट, एक नया अकाउंट हम ओपन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम उसके पैसे लोन अकाउंट में डाल रहे हैं। सिंपल। ठीक है, रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। ओके, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ना? बस यही करते हैं। ठीक है, डन। और अगर डेथ हो रही है तो ये वाली एंट्री तो सेम होगी कि डेथ का जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसका कैपिटल अकाउंट तो खत्म करेंगे, उसको एग्जीक्यूटर अकाउंट में डालेंगे। अब एग्जीक्यूटर को पेमेंट तो आप कर नहीं रहे, तो पेमेंट की जगह आप क्या करोगे? रेड से लिख रही हूं मैं, एग्जीक्यूटर का अकाउंट है, आपने उसे पेमेंट नहीं किया तो अगेन उसे लोन अकाउंट में डाल दो। सिंपल। ठीक है, अब अगर इंटरेस्ट बनता है, जैसे अगर हमने लेट पेमेंट किया, हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें लेट पेमेंट का इंटरेस्ट अगर बनता है तो क्या होगा? उसकी सिंपल एंट्री होगी। रिटायरमेंट के केस में क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट पे लोन और बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसे इतने तो देने ही है जो लोन अकाउंट में गए, प्लस इंटरेस्ट भी देना है, तो इंटरेस्ट से लोन अकाउंट और बढ़ जाएगा, राइट? तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर लोन अकाउंट। अगर पेमेंट कर दिया है इंटरेस्ट का तो एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल। लोन अकाउंट काय का बढ़ेगा? पेमेंट कर तो दिया। अगर पेमेंट नहीं करा तो मतलब लोन, मतलब इतने पैसे तो देने हैं, मान लो 5 लाख तो देने ही है, प्लस इसमें 10,000 का और इंटरेस्ट बन गया, तो मतलब अब 5,10,000 देने हैं। तो लोन अकाउंट इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी और बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट। और इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट, इंटरेस्ट। और अगर आपने पेमेंट कर दिया तो इसकी जगह कैश में एंट्री होगी। और डेथ के केस में क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, पेमेंट कर दिया है टू कैश, और पेमेंट नहीं किया है तो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बढ़ रहा है तो टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। सिंपल। बस यही एंट्री होती है डिस्पोज ऑफ की। ठीक है, समझ आया? पेमेंट कर दिया है तो रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश। डेथ के केस में पहले हम सारे पैसे एग्जीक्यूटर अकाउंट में डालते हैं, क्योंकि हम एग्जीक्यूटर, उसके लीगल हायर को पैसे देते हैं। तो डेथ वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट टू कैश। सिंपल। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो इट इज जस्ट लाइक लोन, पर हमें कैपिटल अकाउंट खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या होता है? क्या होता है कैपिटल अकाउंट? पार्टनर का अकाउंट होता है वो। तो अगर आपने पेमेंट नहीं करा तो क्या हो जाएगा?
पेमेंट नहीं करा तो हमें कैपिटल अकाउंट तो खत्म करना पड़ेगा। क्यों कैपिटल अकाउंट? क्योंकि पार्टनर का अकाउंट होता है, जब तक वो पार्टनर रहा। अब वो पार्टनर नहीं रहा तो कैपिटल अकाउंट खत्म करना पड़ेगा, लेकिन पेमेंट नहीं किया तो लोन अकाउंट में जाएगा, इसलिए रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो रिटायर पार्टनर लोन अकाउंट। और अगर डेथ का केस है तो फर्स्ट एंट्री तो सेम ही रहेगी एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करने की, पर अब एग्जीक्यूटर से पेमेंट तो हुआ नहीं तो एग्जीक्यूटर अकाउंट तो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, सिंपल। और जब हम उन्हें इंटरेस्ट देते हैं, अगर इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया है तो चाहे रिटायरमेंट होता है डेथ हो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल। अगर पेमेंट नहीं किया है तो मतलब लोन अकाउंट इज इतना पैसा तो देना ही है, प्लस अब इसमें इंटरेस्ट का पैसा भी देना है, लाइबिलिटी बढ़ गई और इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है वो बढ़ गया, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर लोन अकाउंट। और डेथ का केस है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ओके क्लियर? ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हमने आज पूरा सीख लिया कि मिडिल ऑफ द ईयर पार्टनर रिटायर होता है तो कैसे होता है। डिस्पोजल का केस हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, बस उसकी आज एंट्री सीख ली, ठीक है। ओके, यहां तक हमारे सारे कंसेप्ट हो गए हैं। डेथ का केस सेम अप्लाई होता है जैसे रिटायरमेंट, बिल्कुल सेम टू सेम, सारी चीजें वैसे की वैसी ही होती है। ओके, एक छोटा सा टॉपिक बचा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो मैं आपको सम के साथ ही करवा दूंगी। हमारी नेक्स्ट क्लास में सम स्टार्ट होंगे, उसमें 5 मिनट पहले लगेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए, उसके बाद में सम्स करवाऊंगी। हमारी नेक्स्ट 2 क्लासेस रहेंगी सम्स की, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। और बच्चा लोग, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहां पर ही मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट और अकाउंट के हर चैप्टर के नोट्स वहीं पे पोस्ट करने वाली हूँ। पार्टनरशिप बेसिक्स के कंप्लीट नोट्स मैंने उस चैनल पे पोस्ट कर दिए हैं। बहुत जल्दी मैं एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर की भी पोस्ट कर दूंगी, और इन तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट भी उसी चैनल पे पोस्ट होंगी। ओके बच्चा, और बाकी सारे चैप्टर्स के भी, तो डू ज्वाइन दैट चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।